हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि पत्रावली में जब हम प्रदर्शन करवाते हैं, जब एग्जिबिट डलवाते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, तब हमें किन किन सावधानियों का पता होना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी पता करेंगे कि हमें किन डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शन नहीं कराना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम प्रदर्शन करवाते हैं तो हमें निम्न सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो सावधानी आती है वो ये होती है दोस्तों कि हमें जो पत्रावली होती है, जो हमारी फ़ाइल होती है, उस फाइल की हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब संपूर्ण जानकारी से तात्पर्य क्या है? संपूर्ण जानकारी से तात्पर्य यह है दोस्तों कि उस फाइल में कौन कौन से दस्तावेज लग रखे हैं। ठीक है, उस फाइल में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप एक करेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना पत्रावली की जानकारी के अगर प्रदर्शन कराते समय एपीपी साहब को वो ऑब्जेक्शन करेंगे उनका प्रश्न डलवाते समय, तब आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जब भी एपीपी साहब बयान करवाएं, चीफ करवाएं, तो आपको पूरी पत्रावली के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बारीकी से ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो भी गवाह होते हैं, जो भी पेशियाँ होने वाली है या जो बयान गवाह होने वाले हैं, उनका आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि जो ये भाई ये जो ये गवाह आ रहा है, ये नक्शे मौके का है या फिर चश्मदीद गवाह है या फिर आईओ है या फिर अभियुक्त की तरफ से कोई गवाह है। तो दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए। जिस दिन मान लीजिए अगले दिन अगर बयान होने वाले हैं तो आपको आज ही रात को तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई कल गवाह कौन सा है और उस गवाह से संबंधित कौन कौन से दस्तावेज इस पत्रावली में लग रखे हैं और उससे संबंधित किन किन दस्तावेजों को आपको प्रदर्शित करवाना है और किन किन दस्तावेजों को एपीपी साहब को रोकना है प्रदर्शित नहीं करवाने से। ठीक है दोस्तों। तीसरी सावधानी दोस्तों ये आती है कि जब भी एपीपी साहब जब चीफ करवाते हैं या प्रदर्शन करवाते हैं, उस समय आपको न्यायालय में मौजूद होना चाहिए। उस समय आपको मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब गवाह से एपीपी सर चीफ कर रहे होते हैं तो वो गवाह के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करवाते हैं। फिर जब आप बाद में आते हैं तो फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स को जब प्रदर्शित करवाते समय अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा तो फिर बाद में आप अपनी जिरह के अंदर उनका ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते। इसलिए आपको जब भी एपीबी सर गवाह करवाएं, बयान करवाएं, उससे पहले ही आपको वहां पर न्यायालय में मौजूद रहना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। चौथी सावधानी यह है दोस्तों कि यह नियम है कि नियम क्या है दोस्तों, जब भी एपीबी सर कोई चीफ करवाते हैं उस समय वहाँ पर अभियुक्त का और जो पक्षकार वकील है, जो अभियुक्त का वकील है, उन दोनों का मौजूद रहना आवश्यक है। उन दोनों की गैर मौजूदगी में एपीपी साहब के द्वारा चीफ नहीं कराई जा सकती। बट दोस्तों, जनरली देखा गया है कि इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता है और एपीपी सर जल्दी से बयान गवाह कराने के चक्कर में बिना आपके या बिना अधिवक्ता के मौजूद हुए चीफ लिखाने लग जाते हैं और फिर बाद में आपको मजबूरन जिरह करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप जब गवाह करवाएं उससे पहले ही आपको चीफ के समय ही वहाँ पर न्यायालय में मौजूद रहना है। आपको चीफ होने से पहले ही जाकर वहाँ पे खड़ा हो जाना है और अभियुक्त को अपने साथ हमेशा रखना है दोस्तों। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदर्शन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन 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 करा सकता है, कौन नहीं करा सकता।
तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो पत्रावली में लगे रहते हैं, और एक होता है दोस्तों फोटोकॉपी। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब पत्रावली में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उस पे साइन होते हैं जिसके वो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके, और जो अदर डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं वो डॉक्यूमेंट उस बंदे से संबंधित होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने पत्रावली में देखा होगा जहाँ पे चार्जशीट होती है, ठीक है, जब चार्जशीट होती है वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र पर चार्जशीट पर आईओ के साइन होते हैं, नक्शा मौके पे आईओ के साइन होते हैं। देखिए ये जो नक्शा मौका है, ठीक है, इस पे यहाँ पे आईओ के साइन हो जाते हैं, यहाँ पे गवाह के साइन होते हैं, फिर गवाह सेकंड के साइन होते हैं, ठीक है, परिवादी के साइन हो जाते हैं। तो इन पे जो भी डॉक्यूमेंट है, ये जो नक्शा मौका है, इसके ऊपर आईओ के जो बयान होंगे उसमें प्रदर्शित करवा सकते हैं। जो परिवादी है वो करवा सकता है, और जो गवाह होंगे उनके द्वारा भी इसको प्रदर्शित करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका इससे संबंध है और उनके इस प्रदर्शन पर साइन है दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हो गई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। फिर देखते हैं दोस्तों ये सीधा संबंध, ये डायरेक्ट संबंध किससे होता है? जिस डॉक्यूमेंट से किसी गवाह का या परिवादी का या अभियुक्त का अगर डायरेक्ट संबंध है तो उस व्यक्ति के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाया जा सकता है। जैसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई प्रार्थना पत्र है और वह प्रार्थना पत्र किसी परिवादी से संबंधित है, उसके निवास स्थान से संबंधित है, तो उस गांव का जो सरपंच होता है अगर उसके बयान हो रहे हैं तो उस सरपंच के द्वारा भी उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाया जा सकता है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट का संबंध उस व्यक्ति के निवास स्थान से है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों, अगर आपको और डिटेल से इसमें जानना है तो फिर आप इसके लिए क्रिमिनल्स रूल का अध्ययन कर सकते हैं। उस रूल्स में बता रखे हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को, किन डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है दोस्तों कि जब आपने जो एनआई एक्ट के जो केस चेक बाउंस के मामले होते हैं, उन चेक बाउंस के अंदर आपने देखा होगा जो परिवादी होते हैं, ठीक है, उनका जो साइन होता है, जो प्रार्थना पत्र होता है वो उसको प्रदर्शित करवा सकते हैं। ठीक है, और जो चेक होता है, चेक पर उनके साइन नहीं होते हैं, रिटर्न मेमो पर उनके साइन नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों उन चेक पे और रिटर्न मेमो पे उनका जो संबंध है वो डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, रिटर्न मेमो पर भी उनका डायरेक्ट संबंध होता है, इस वजह से फिर वो उनको प्रदर्शित डलवा सकते हैं। फिर आपने देखा होगा एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, इस तरह से उसको एग्जिबिट करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपने देखा होगा न्यायालय के अंदर जो फोटोकॉपी होती है, कई बार उनको भी प्रदर्शन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो ये कब होता है दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप प्रदर्शित करवाना चाहते हैं, लेकिन वह आपके पास नहीं है, लेकिन आपको उसकी जानकारी है, तो आपको एक न्याय एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी न्यायालय में वह डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए। जब वह डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसके बाद ही आपको उस डॉक्यूमेंट के आधार पर गवाह से बयान या फिर जिरह करनी है दोस्तों। जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं आएगा उससे पहले आपको जिरह नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, इन दोनों के बीच में 1 लाख रुपए से संबंधित कोई करार हुआ। ठीक है, करार हुआ, लिखा पढ़ी हुई। अब आप जो श्याम उसके जिरह करना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्रीमेंट है, जो लिखा पढ़ी है, ये आपको मंगवानी पड़ेगी, लेकिन श्याम मना कर रहा है जबकि आपके पास फोटोकॉपी है। ठीक है, तो फिर आपको एप्लीकेशन लगवानी पड़ेगी न्यायालय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए, और न्यायालय की परमिशन से जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाता है फिर आप उसको प्रदर्शित करवा सकते हैं दोस्तों, और उसके ऊपर आप जिरह कर सकते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है
वो करार हुआ है, लिखा पढ़ी हुई है, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मौजूद नहीं हो पाता है। उस केस में क्या होता है, आपको सेकेंडरी एविडेंस के लिए प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है, जिसके माध्यम से न्यायालय के द्वारा जो फोटोकॉपी होती है उस फोटोकॉपी को सेकेंडरी एविडेंस मान लिया जाता है और फिर आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको एग्जिबिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप उस पर जिरह कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से फोटोकॉपी को भी न्यायालय के द्वारा उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है और फिर उसके ऊपर आप जिरह कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।